हेलो स्टूडेंट्स कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो बेटा आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाले चैप्टर के का क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व करेंगे, जो कि टीएस गरेवाल की बुक से है। तो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। बेटा इस क्वेश्चन में XYZ 3 पार्टनर है जिनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 7:5:4। तो बेटा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली एक्स का शेयर है 7/16, वाई का शेयर है 5/16 और जेड का शेयर है 4/16। तो उनकी जो बैलेंस शीट हमें दी हुई है बेटा 31 मार्च 2020 पे, उसके अकॉर्डिंगली तीनों पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो गिवन है, जनरल रिजर्व गिवन है 65,000 का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 25,000 का बैलेंस है जो कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को शो कर रहा है, और क्रेडिटर्स हैं 1,30,000 के, और एसेट साइड सन्ड्री एसेट्स हैं 7 लाख की। तो बेटा इस क्वेश्चन में पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया है कि 1 अप्रैल 2020 से वो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज कर रहे हैं, जो कि है 3:2:1। तो इसके अकॉर्डिंगली एक्स का न्यू शेयर बनता है 3/6 और वाई का न्यू शेयर है 2/6 और जेड का न्यू शेयर है 1/6। तो बच्चे इस समय उन्होंने जो गुडविल की वैल्यूएशन हमें बताई हुई है, जो भी वैल्यू है गुडविल की वो है 1,50,000 की, और पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया है कि वो इस समय ना तो गुडविल को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, ना ही वो अपने जनरल रिजर्व और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो बेटा इस तरह के केस में हम जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और गुडविल के लिए एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। तो बेटा 25 क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए हम कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे, जिसमें फर्स्ट स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट ऑफ अकमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एंड रिजर्व्स। तो बेटा इस केस में हमें स्पेशल कहा गया था कि जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, तो गुडविल को भी वो शो नहीं करना चाहते हैं। तो इसीलिए इन तीनों अकाउंट्स की एडजस्टमेंट के लिए हम ये ट्रीटमेंट फॉलो कर रहे हैं। तो जनरल रिजर्व है 65,000 का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लाइबिलिटी साइड में दिया हुआ था, तो ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को शो करता है, और गुडविल थी हमारे पास 1,50,000 की। तो बेटा इन तीनों को ऐड करने पे हमारे पास जो टोटल अकमुलेटेड प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 2,40,000 का। तो बेटा जो सेकंड स्टेप होगा वो होगा कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस्ड और गेन्ड प्रॉफिट शेयर, जिसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन में हमें ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है 7:5:4 और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2:1। तो मैं सेक्रीफाइस शेयर वाला फॉर्मूला यूज़ कर रही हूँ, जिसमें ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर होता है। तो इस केस में बेटा नेगेटिव फ्रैक्शन गेन शेयर को शो करती है और पॉजिटिव फ्रैक्शन जो है वो सेक्रीफाइस शेयर को शो करती है। तो ए का हमारे पास जो शेयर आ रहा है वो नेगेटिव में है, तो जो कि ए के गेन शेयर को शो कर रहा है, और बी का भी नेगेटिव शेयर है, तो इसके अकॉर्डिंगली बी का भी गेन शेयर है जो कि है 1/48, और सी का सेक्रीफाइस शेयर है जो कि 4/48 है। तो बेटा इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा स्टेप नंबर 3, जिसमें हम कैलकुलेशन करेंगे प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ शेयर इन अकमुलेटेड प्रॉफिट्स फॉर द ईच पार्टनर। तो जो भी हमने स्टेप 1 में अकमुलेटेड प्रॉफिट का नेट इफेक्ट कैलकुलेट किया है 2,40,000 का, उसी से हम जो कि हमने स्टेप 2 में सेक्रीफाइस और गेन शेयर कैलकुलेट की है उसको मल्टीप्लाई करके हम ये जो प्रोपोर्शनेट अमाउंट है जो शेयर है वो कैलकुलेट करेंगे। तो ए का गेन शेयर है बेटा 15,000, बी का गेन शेयर है 5,000 और सी का सेक्रीफाइस शेयर है 20,000। तो बेटा इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा स्टेप नंबर 4, तो जिसमें हम एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। तो क्योंकि बेटा इस क्वेश्चन में स्टेप 1 में हमें जो नेट इफेक्ट आया है वो कम्युलेटेड प्रॉफिट्स का आया है,
तो इस केस में जो गेन्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट होते हैं उनको हम डेबिट करते हैं, और जो सेक्रीफाइस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट होता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो इस केस में जो जर्नल एंट्री होगी वो होगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट विद 15,000, और बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट विद 5,000 एंड सीस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे विद 20। तो बेटा नरेशन होगी बीइंग नेट अफेक्ट ऑफ अकमुलेटेड प्रॉफिट्स इज एडजस्टेड बाय एन सिंगल एंट्री। बेटा इस क्वेश्चन में हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के अलावा बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करने के लिए कहा गया है न्यू फॉर्म की, तो जो कि हम 1 अप्रैल 2020 के लिए की डेट पे प्रिपेयर करेंगे। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट एज इट इज़ ही होगा, लायबिलिटीज़ अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। तो बेटा जब भी हम अपनी रिवाइज वैल्यू को बुक्स में शो नहीं करते हैं तो उस केस में बैलेंस शीट की वैल्यूज़ में कोई भी चेंज नहीं आता है एक्सेप्ट कैपिटल अकाउंट। तो सन्ड्री एसेट्स एज इट इज़ ही जो हमें क्वेश्चन में दी हुई हैं वैसे ही हम उनको शो करेंगे 7 लाख के साथ, और जनरल रिज़र्व क्योंकि हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने हैं, सिर्फ उनका इफेक्ट ही शो करना है, तो वो भी हम एज इट इज़ ही शो कर देंगे 65,000 के साथ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी 25,000 के साथ, और क्रेडिटर्स 1,30,000 के साथ, जो कि हमें इंफॉर्मेशन में ऑलरेडी गिवन है अमाउंट, इनको हमने एज इट इज़ ही शो किया है। तो बेटा इस केस में जर्नल एंट्री में जिन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हमने डेबिट किया है उनका कैपिटल अकाउंट उस अमाउंट के साथ रिड्यूस होगा, और जिस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट उतने अमाउंट से इंक्रीज़ होगा। तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट में ही चेंज आएगा, बाकी सारे की सारी वैल्यूज़ जो बैलेंस शीट की हैं एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वो एज इट इज़ ही रहेंगी। तो बेटा इस बात का स्पेशल ध्यान रखना कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए उसको इस तरह सॉल्व करना है। तो एक्स और वाई का कैपिटल अकाउंट हमने जनरल एडजस्टमेंट एंट्री में डेबिट किया था, तो उनके रिस्पेक्टिव अमाउंट के साथ उनका कैपिटल अकाउंट बेटा रिड्यूस हो जाएगा। तो एक्स का कैपिटल बचेगा 1,95,000, वाई का 1,45,000, और जेड क्योंकि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है तो उसका कैपिटल अकाउंट इंक्रीज़ हो जाएगा 20,000 के साथ, तो उसका कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस होगा 1,40,000। तो टोटल कैपिटल का अमाउंट भी बेटा एज इट इज़ ही रहेगा, वो सिर्फ इंटरनल चेंजेस होंगे। तो इस तरह बैलेंस शीट जो है बेटा वो हमारी सेम ही होगी, सिर्फ एक कैपिटल अकाउंट के चेंजेस को छोड़ के। तो आई होप कि बेटा आपको आज का जो न्यूमेरिकल है उसका सोल्यूशन अच्छे से समझ आ गया होगा और आप इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। पर फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना।